नाजरीन, वेलकम टू रौनक इफ्तार। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज 27वां रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, बल्कि अब ख़त्म होने वाला है। आप देखिए टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। और कभी कभी क्या वो कहते हैं ना, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। और कभी कभी हम ये बैठ जाते हैं सोचने के लिए कि इस गुजरे हुए वक्त में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या गलतियाँ की, क्या जज्बाती फ़ैसले किए। और लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुज़रती है और गुज़रती जाती है। लेकिन अगर इस ज़िंदगी को जो हमें एक बार ही मिलती है हम सोच समझ के गुजारें, बहुत सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, गौर व फिक्र करें, तो शायद ये ज़िंदगी बहुत अच्छी भी गुजर सकती है ना। कुछ लोगों की बहुत अच्छी बैलेंस लाइफ होती है, एक अच्छी फैमिली लाइफ भी वो गुजारते हैं, माँ बाप के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, दोस्तों के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और जब उनकी औलाद होती है तो वो उनकी खुशियाँ भी देखते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी को हम मानते हैं आइडियल, जिसमें आपको दुनिया भी मिल जाए और दीन भी मिल जाए। आप बैलेंस करके चलें, जो इबादत का वक्त है उसमें बात करें, जो फैमिली का टाइम है उसमें फैमिली को टाइम दें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे फ़ैसले जो हैं ना वो दुरुस्त होते हैं। या जब हम फ़ैसले करते हैं तो बहुत सोच विचार करके करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम जज्बाती फ़ैसलों में पड़ जाते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते, और कोई भी फ़ैसला करना होता है तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट हम कर लेते हैं कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती। लेकिन ज़िंदगी जो है इसमें आपको बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है ना। और अल्लाह मियाँ ने जो ये शौहर और बीवी का रिश्ता बनाया है, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। और एक किताब है जिसका नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वेनस। तो वो किताब जो है उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि मर्द की नेचर औरत से कितनी मुख्तलिफ होती है। अल्लाह ने मर्द को किस तरह का जहन दिया है, औरत को किस तरह का जहन दिया है, और जब ये दोनों मिल के घर बनाते हैं तो इनकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। और इस बात में मैं आपको ख़ास तौर से ये बताना चाहूँगी कि एक औरत ही है जो एक घर बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। उसके अंदर ये ताकत है कि वो उसको बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ भी सकती है। बात यह कि वो फ़ैसले क्या लेती है। तो इसलिए कहते हैं कि कौम के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो ख़वातीन हैं वो पढ़ी लिखी हों, उनको में एजुकेशन हो, ताकि वो अपने घर को अच्छे से संभाल सकें, अपने हस्बैंड को अच्छे से संभाल सकें, अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सकें, और यकीनन फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जैसे आजकल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और जिस तरह से हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं उसमें उनको वो नेचुरल लाइफ स्टाइल नहीं मिल रहा जिसमें वो अपने माँ से कुछ सीखें, अपने बड़ों से कुछ सीखें, और अपनी ज़िंदगी को जो आइंदा की आने वाली ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ है, उसको उस तरह से ले कर चलें। ज़्यादातर बच्चियाँ सुबह होती है कॉलेज स्कूल चली जाती हैं, वापस घर आती हैं, खाना पका हुआ मिलता है, आईपैड पे बैठ गए, सेल फ़ोन पे वक्त सर्व कर लिया। तो वो जो घर की जो एक ज़िम्मेदारी है, जो घर गृहस्थी जिसे हम कहते हैं, वो नहीं कर पाती। अच्छा, मर्दों का भी यही है कि वो ऑफ़िस चले जाते हैं, ऑफ़िस से वापस आते हैं तो बस अपना आईफ़ोन पे लगे हुए होते हैं या लैपटॉप पे बैठे होते हैं, या कुछ ज़िंदगी कुछ ऐसी सी हो गई है ना, कुछ टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है ज़िंदगी। लेकिन ये एक नेचुरल लाइफ नहीं है। और इसमें फिर होता क्या है कि जब आपकी शादी होती है और आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती क्योंकि आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की आदत नहीं है, तो आप कहते हैं कि नहीं ये शादी जो है ये गलत फ़ैसला है, एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दे जस्ट डोंट वांट टू डील विद द प्रॉब्लम, दे डोंट वांट टू ब्रिंग देयरसेल्व्स टू अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। और वो कहते हैं कि नहीं हम दोनों की सही बन नहीं रही है, हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, लेट्स ब्रेक अप, लेट्स डिवोर्स ईच अदर। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी। क्या अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी भी ले लें उसमें भी बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट हमेशा से ही ज़्यादा है वहाँ पे तो। लेकिन हमारे पास क्यों हो रहा है, ये सोच विचार की चीज़ है। और वही बात है कि किस तरह से हम इस चीज़ को जानें कि वो कौन सी गलतियां हम करते हैं जिससे घर टूट जाते हैं, जिससे बूढ़े माँ बाप को दुख होता है, रिश्तेदारों में थोड़ा सा आपको शर्मिंदगी होती है, आपकी अपनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और अगर खुदा न खास्ता आपका एक आध बच्चा भी हो उसमें शामिल, तो अगर डिवोर्स के बाद आप देखें सिंगल पेरेंट बन के बहुत मुश्किल होता है, बच्चे की ज़िंदगी एबनॉर्मल हो जाती है क्योंकि उसको दोनों माँ बाप की मोहब्बत चाहिए, उसको दोनों माँ बाप का प्यार चाहिए, तो बच्चे की तरबियत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आज हम जानेंगे अपने उलमा कराम के साथ मिलके कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो इस चीज़ पे असरअंदाज होते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अमल करके जिन पे हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी बना सकते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है तलाक, डिवोर्स। इस पर हम खुल के बात करेंगे और इस्लाम ने मर्द को क्या हक़ दिया है, औरत को क्या हक़ दिया है। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कॉल करें क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन है। उसके अलावा लाइटर मूड में अगर हम जाएँ तो
इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड। हमारे पास आज बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जिसका नाम है इंडोनेशिया, और ये आता है बेसिकली फार ईस्ट की तरफ ये मुल्क आता है, और इसमें बहुत सारे जजीरे हैं, तकरीबन 13,000 जजीरे हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। उसके अलावा आज का सवाल जो है वो ये है कि आप हमें बताएं कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है। जो भी सही जवाब बताएगा उसको हम रूबसा की जानिब से एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर ज़रूर भिजवाएंगे। और आज मैं इंडोनेशिया की एक बहुत अच्छी सी डिश बना रही हूँ। वैसे तो यहाँ की बहुत सारी डिशेस मशहूर हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर डिश है वो है चिकन साते, जो कि स्नैक है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो ये बेसिकली इंडिया से इंस्पायर्ड है, यानी कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक मुल्क था, सब कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं, वहाँ से ये इंस्पायर्ड है। क्योंकि वहाँ पे जो ये तिक्के विक्के बनते थे ना, ज़्यादातर मुसलमान जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वो ज़्यादातर तिक्कों विक्कों में इंडल्ज थे, तो वहीं से इंस्पिरेशन आई है। मगर ये पीनट सॉस के साथ बनता है, बहुत मज़े का है। इसके साथ मैं एक खूबसूरत से मज़ेदार से वेजिटेबल नूडल्स भी बना रही हूँ। चिकन साते हम बनाएंगे, और साते का एक सॉस होता है पीनट सॉस, यानी कि पीनट की चटनी, बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार, वो भी आज मैं बनाऊंगी आपके साथ मिलके। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आई विल बी इन द किचन एंड विल कुक टुगेदर। चटपटी चटनी, मगर वो चटनी है इंडोनेशिया की। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं इंडोनेशिया का कैपिटल या उसका दारुल खिलाफा जो है उसका नाम क्या है। और चलें आ जाते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मेरे पास चिकन रखी हुई है, और ये बोनलेस चिकन है। बेसिकली जो साते है वो स्ट्रीट फूड भी है, यानी कि आपको वहाँ पे रेडियाँ मिलेंगी, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो उसको बना के ना इस पे लकड़ी की सीखों पे बेच रहे होते हैं। और स्ट्रीट फूड भी है, स्नैक भी है, मगर आप इसको एज अ मेन कोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एक दो चीज़ें इसके साथ और बना लें। तो इसलिए हम नूडल्स बना रहे हैं। अच्छा, चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे, और मैरिनेशन जो इसकी है उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास लहसुन है बारीक कटा हुआ, ये मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा। और इसमें हम डालेंगे इंडोनेशिया का या थाईलैंड का सांबल ओलेग जो चिली पेस्ट है। अगर आपको ये ना मिले तो कोई बात नहीं, आप रेगुलर जो चिली पेस्ट होता है ना, मिर्चों का जो पेस्ट होता है, वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसमें जाएगा थोड़ा सा सोया सॉस, और जाएगा इसमें नमक, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे नमक। अगर मुझे कोई नमक ला दे तो बड़ा अच्छा होगा। ये जाएगा इसके अंदर सोया सॉस, और इसको हम ओवरनाइट मैरिनेट कर लेंगे आप, तो इसके जो जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें अगर आप लेमन जूस भी डाल देंगे तो आपकी चिकन जो है वो टेंडराइज हो जाएगी, यानी कि वो थोड़ी सी गलना शुरू हो जाएगी। और जनाब ये हो गया है रेडी सेट। अब नमक आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर नमक भी डाल दूँगी। नमक के बगैर तो आपको पता है कोई भी फ्लेवर जो है वो आपका सही पता ही नहीं चलेगा। तो नमक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलें अब इसको रख देते हैं साइड पे। एक और काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नूडल्स हैं, इनको हम बेसिकली इसको स्टर फ्राई करेंगे। और स्टर फ्राई करने के लिए आप एक कढ़ाई ले लें, और कढ़ाई में थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल। ये भी एक जहाद होता है ऑयल की बोतल में से ऑयल निकालना। यहाँ पे चला गया ऑयल, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे आप, थोड़ा सा, मे बी अबाउट 1 टेबलस्पून इज़ मोर देन इनफ। इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक। और हमारे साथ फरजाना कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरजाना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। आपको आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआओं के साथ। कैसे ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी दुआओं का।
नहीं, अल्लाह ताला आपको खैर दे। आपने तो हमें पूरी दुनिया की सैर करा दी पूरे रमज़ान में। जी, बस हमारी कोशिश थी थोड़ा सा डिफरेंट हम कर सकें इस बार। नहीं, बाकी बहुत कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अच्छी थी। और ये इसका तो इंडोनेशिया का तो जकार्ता है। अच्छा ठीक है, आप अच्छा उसका वो मुझे सवाल का जवाब बता रही हैं। ठीक है, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और दिल तो चाहता है हमारा हम अपने कॉलर से बहुत सारी बातें करें, मगर ये कि क्योंकि औरों को भी हम मौका देते हैं कि वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, उनको लाइन बिजी ना मिले हमारी। और दूसरी बात ये कि टाइम भी थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नूडल्स जो है मैंने ऑलरेडी, आप देखें मैंने इनको बॉईल करके और हल्का सा ऑयल लगा के रख लिया है। और गार्लिक मैं इसमें मैंने डाला है। और अब मैं ये जो नूडल्स हैं इनको डाल दूँगी और इनको हम स्टर फ्राई करेंगे क्विकली। और इसमें भी यही कुछ फ्लेवर जाएंगे। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आंच थोड़ी सी हल्की रखेंगे। इसमें भी थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे। नमक के अलावा इसमें सोया सॉस जाएगा। अच्छा, नमक आप जब सोया सॉस आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में, तो नमक फिर आपको थोड़ा सा कम रखना पड़ता है, क्योंकि सोया सॉस के अंदर बहुत नमक होता है ना, इट्स वेरी सॉल्टी। सो मेक श्योर कि, और ये जो टोंग है मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना कि बड़ी काम की चीज़ है। ये मैं बहुत सारे मल्टीपर्पज़ इसके यूज़ेस जो है ना वो बहुत सारे हैं। और एक इस्तेमाल इसका मैं ये भी करती हूँ कि ये जो नूडल्स हैं इनको हम जब स्टर फ्राई करते हैं तो टोंग की मदद से ही इनको थोड़ा सा हिलाते जलाते हैं। ये चला गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये कैबेज जो बहुत बारीक हमने काट के रखी है, ये सारी डाल देंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम डाल देंगे ये खूबसूरत सी गाजरें कटी हुई, ये भी हम डाल देंगे। थोड़ी सी मैं बचा लेती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, गाजरें थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं इसके अंदर। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका जो सॉस है वो हम कैसे बनाएंगे। ये भी हम थोड़ी सी रख लेते हैं, बाकी डाल देते हैं। तो हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मज़ीद काम करेंगे। टेक अ स्मॉल वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने देखा इंडोनेशिया एक बहुत खूबसूरत सा मुल्क है, यहाँ के खाने भी बहुत मज़ेदार हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है ज़्यादातर चाइनीज़, थाईलैंड और मलेशिया, इन तमाम मुल्कों के खाने जो हैं वो भी तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पीनट्स को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया है क्योंकि मैं आखिर में ना इसको बारीक चॉप करके डालूँगी, जो साथे हम बनाएंगे उसके ऊपर डालूँगी, गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है, जिसको बेसिकली होता क्या है कि ये जैसे बैम्बू स्क्यूअर्स हैं या लकड़ी की जो सलाखें हैं या क्या कहते हैं इसको, लकड़ी की स्टिक्स जो हैं, इनके ऊपर इसको चढ़ा के इनको ग्रिल किया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है ग्रिल की, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं इस पे पका के चूल्हे पे और फिर हम इसको सलाखों पे चढ़ाएं, जब प्रेजेंटेशन करें तो वो खूबसूरत सी हो। आपने देखा कि जब मैंने इसको मैरिनेट किया था उसमें मैंने इसमें एक तो चिली पेस्ट डाला है, उसके बाद मैंने इसके अंदर गार्लिक डाला है, इसमें लेमन जूस डाला है, इसमें सोया सॉस डाला है। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि लेमन जूस सोया सॉस थोड़े से सॉल्टिश होते
तो हल्की सी ब्राउन शुगर या गुड़ का चूरा, वहाँ पे मोलेसिस का भी इस्तेमाल होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्वीट एंड सार इसको होना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत खट्टा मीठा इसको होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। और फिर ऑयल बहुत कम मैंने रखा है क्योंकि ये ग्रिल होती है, तो ग्रिलिंग में इतना ऑयल यूज़ नहीं होता, तो मैंने बहुत कम ऑयल रखा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल। और इसको हम अच्छा सा कलर दे लेंगे और अंदर से ये पक जाएंगे। तो जब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर हम इसको सीखों पे चढ़ा देंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ है जिसको कहते हैं रेड करी पेस्ट। और रेड करी पेस्ट जो है ये बेसिकली थाईलैंड में ज़्यादा बनता है, और इसमें लेमन ग्रास है, इसमें रेड चिली पेस्ट है, इसमें लाइम लीव्स हैं, इसमें गालंगाल जो कि एक समझे अदरक की किस्म होती है, बहुत स्वीट सा अदरक होता है, वो है इसके अंदर, और इसमें धनिए की जड़ें हैं। बहुत अच्छा सा ये रेड करी पेस्ट है जो मैंने थोड़ा सा इसको मैरिनेशन में यूज़ किया है, ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करेंगे? मैं बतूल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सुपर फर्स्ट क्लास। हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, हम सब घर वाले रात शाम को बैठते हैं और आपका शो देखते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और कल मामा ने भी आपकी सारी चीज़ें ट्राई की, आपके कबाब भी हम लोगों ने ट्राई किए, आपके चिकन रोल्स भी। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत मज़े के थे। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा गुजर रहा है रमज़ान? और मैंने बहुत अच्छा गुजरा है। ओके, और मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना है। जी दीजिए। आपके सवाल का जवाब है जकार्ता। जकार्ता, ठीक है। 2 कॉलर्स आ चुके हैं, दोनों ने कहा है जकार्ता। देखते हैं कि सही जवाब क्या है। जब ये हमारा सेगमेंट ख़त्म होने वाला होगा ना तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय। अच्छा, ये लोग जकार्ता का जिक्र कर रहे हैं। अभी मैं ये तो नहीं बता रही कि जकार्ता ही कैपिटल है, लेकिन मुझे याद है एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया जाया करती थी और मैं जकार्ता ही जाती थी, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, और जैसे हमारा कराची है ना, इस तरह का शहर है, और लोग बड़े पुरसुकून हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, और क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पे मुसलमानों की। और तीसरी बात ये कि यहाँ पे शॉपिंग जो है और मुल्कों के मुकाबले में सस्ती शॉपिंग है यहाँ पे, तो आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, करेंसी इनकी ऐसी है कि अगर आप $10 चेंज कराते हैं तो वो कई हज़ार इनके जो करेंसी में आपको पैसे मिलते हैं, तो आपसे वो हैंडल नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब करेंसी जो है इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। लेकिन कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, घर की चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, खाने आई विल से के मिक्स होते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे ये चिकन साते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती, और वो इसलिए नहीं लगती कि थोड़ा सा फ्लेवर उनका डिफरेंट होता है। लेकिन जो यहाँ के ख़ास हैं उसमें एक तो ये साते बहुत मशहूर है, उनकी एक और वो होती है सैलड होती है जो कि बहुत लजीज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन्स होते हैं, उनको कहते हैं गादो गादो। गादो गादो सैलड इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे याद है मैं जब जाती थी तो मुझे हर दफ़ा नया फ्लेवर लगता था, तो मैं वो जो करीब में बर्गर की शॉप थी वहाँ जाके खाना खा लिया करती थी। लेकिन ये कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ये चीज़ जो साते हम बना रहे हैं, ये मुझे लगता था हमेशा कि ये थाईलैंड की है, लेकिन ये थाईलैंड की नहीं है, ये बेसिकली इंडोनेशिया की है, और इसमें पीनट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अशरफ बात कर रहा हूँ कराची से। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बताएं। इसके अलावा मुझे आपके जाकिर का प्रोग्राम ज़रा हटके और ओवरऑल ये चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुलजा हुआ चैनल है। थैंक यू। हकीकी तौर पे जो पाकिस्तान की पिक्चर है वो पेश करता है। बिल्कुल तो सही। जस्ट मैं अप्रिशिएशन के लिए मैंने आप लोगों को कॉल किया है, अच्छा। ओवरऑल चैनल को, और मैं बहुत खुश हूँ आपकी नशियात से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो से देखने का, बेहद शुक्रिया। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जिस तरह से आपने कमेंट्स दिए हैं, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको क्वालिटी प्रोग्रामिंग जो है वो दें। और जनाब, यहाँ पे मैं जो पीनट्स हैं ना, जो मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, इनको गार्निश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी, तो इनको मैं थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। चिकन अच्छी सी बन रही है। आइडियली तो यहाँ ग्रिल होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास ग्रिल मौजूद नहीं है तो हम इसको थोड़ा देसी तरीके से बना रहे हैं, जो कि एक अच्छा भी आइडिया है ना, क्योंकि वहाँ के लोग तो कहेंगे हमें ग्रिल चाहिए, हम बना ही नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर ये पावर है कि हम चाहें तो चूल्हे पे भी क्लोज़ कुछ ऐसी क्वालिटी की चीज़ बना सकते हैं जो लोगों को खाने में बेहतर लगे। तो ये मैंने कर लिए हैं अच्छे से।
चॉप पीनट्स, और पीनट्स का बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ पे, सोया सॉस का बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ पे। उसके अलावा हरी सब्जियाँ जो हैं उनका बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें वगैरह बहुत होती हैं, तो उसकी वजह से ना इनकी क्रॉप्स जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। सब्जियाँ, फलों में ट्रॉपिकल फल इनके ज़्यादा हैं, मैंगो यहाँ पे भी होते हैं, पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो लीची हम खाते हैं वो है, मैंगोस्टीन, और बहुत खूबसूरत और एग्जॉटिक फल हैं जो कि यूजुअली हमें पाकिस्तान में नहीं मिलते। तो ये चिकन हो रही है रेडी। चिकन को मैं चाह रही हूँ कि अच्छा सा कलर आ जाए, ताकि फिर हम जब इसको सीखों पे लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी सी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने नूडल्स जो हैं उनको बिल्कुल तैयार कर लिया है। नूडल्स को मैं निकाल लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ी सी गार्निश मैंने रखी है वेजिटेबल्स की। और बहुत फ्रेश फ्लेवर्स हैं, गार्लिक इसमें बहुत ज़्यादा है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नूडल्स का। तो इस तरह से आप नूडल्स को थोड़ा सा सेट कर लें। हुमैरा की लाहौर से कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम, कैसी शेफ? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है कि आपने हमें पूरे महीने में हर मुल्क की डिटेल दी है। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हुमैरा। उनके सिखाए हैं, कहीं कहीं इंसान का ज़िंदगी में हो ही जाता है जाना, लेकिन ये कि मुश्किल नहीं होगी, हमें खाने भी बना लेंगे और रह भी लेंगे, है ना। चलें, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी कि आपको जवाब भी दूंगी। दीजिए जी, इनके कैपिटल का नाम जकार्ता है। जकार्ता, ठीक है हुमैरा, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। मेरा दिल तो चाहेगा कि आज मैं सारे विनर्स को गिफ्ट दूं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जनाब बस ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से इस पर कलर आ जाए, फिर हम इसको सीखों पे चढ़ाएंगे। और आई थिंक ब्रेक का टाइम आ गया। ठीक है जी, ब्रेक पे हम जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसका जो साथे का जो सॉस है, यानी कि जो चटनी है, वो भी बनाएंगे। हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये है महीना बरकतों और नेमतों से है भरा, रौनके रमजान, रौनके रमजान। वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके सामने हैं और ये मैंने जल्दी से ब्रेक पे जब हम गए थे ना तो थोड़ा सा स्टिक्स के ऊपर जो चिकन गल गई थी उसको अच्छा सा स्टिक्स पे डाल के और अब मैं इसको थोड़ा सा कलर दे रही हूँ ताकि वो जो बारबेक्यू वाला इफ़ेक्ट जो है ना वो आ जाए। और बस फिर जब ये रेडी हो जाएगा तो आप इसको मज़ेदार सा निकाल के और अपने नूडल्स के ऊपर सजा लें। और आइडियली वही बात है कि अगर आपके पास ग्रिल है तो आप ग्रिल पे ये काम कर सकते हैं, मगर अगर नहीं है तो फिर इस तरह से हम अपना एक सेटिंग कर सकते हैं। तो जब हमने ये रख दिया इसके ऊपर तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो पीनट्स थे उनको हम इसके ऊपर डाल देंगे। अभी मैं आपको चटनी के इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। यहाँ पे पीनट सॉस रखा हुआ है, हमारे पास सोया सॉस रखा हुआ है, यहाँ पे लेमन जूस है, सांबल ओलेक या जो रेड चिली पेस्ट है वो है, और शुगर रखी हुई है और सॉल्ट है।
इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं इसका एक साथे सॉस बनाऊंगी, जिसको हम फिर इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देंगे। बाकी जो चिकन है उसको भी हम इसी तरह से इसके साथे सॉस के साथ सर्व करेंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं रोज देखती हूँ। अच्छा, शुक्रिया। रोजाना चटनी बहुत मजे की बनाती हैं आप सारे खाने। थैंक यू। आई होप कि आपके घर में भी बहुत अच्छा खाना बन रहा होगा आजकल रमजान में। मैं फौरन दिल आता है देख के बना लूँ। उस दिन मैंने सूजी का हलवा बनाया था। ओहो, कैसा बना? बहुत अच्छा। अच्छा बना, चलें, वेरी गुड। आपने बनाया तो अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। और वो आपके सवाल का जवाब देना। जी ज़रूर ज़रूर। जी, जकार्ता। जकार्ता, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अब हम मेरे ख्याल में अनाउंस कर ही देते हैं, क्योंकि अब ये जो लास्ट पार्ट है हमारा, तो वही बात है कि हमेशा अच्छा एंड में हम कुरानंदाज़ी करेंगे। चलें, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल में आज इतने गिफ्ट्स नहीं है हमारे पास, हैम्पर्स नहीं है देने के लिए, तो हम कुरानंदाज़ी करेंगे और फिर प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी कि कौन जीता और कौन जीत के भी जीत गया है ना। हारने वाला लफ्ज़ तो हम यूज़ ही नहीं करें। अच्छा, ये पीनट सॉस मैंने डाल दिया इसके अंदर, पीनट बटर बेसिकली, यानी मूंगफली जो आती है ना उसका बटर होता है, बाज़ार में मिलता है बॉटल में। सोया सॉस डाल दिया इसके अंदर, लेमन जूस डाल दिया मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाली है जो कि मुझे लग रहा है कि कम है, क्योंकि अगर ब्राउन शुगर कम होगी तो बहुत खट्टा बनेगा, और खट्टी कोई भी चीज़ हो ना वो आपको इतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर बैलेंस हो, यानी कि खट्टा मीठा बराबर हो, तो फिर अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ, और बस इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक सॉस बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी हम ऐड कर देते हैं, तकरीबन आधा कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि जब आप चटनी बन जाती है, सॉस बन जाता है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा नमक कम है या मिर्च कम है, तो आप डेफिनेटली इसको खोल के दोबारा से कुछ ऐड करके और एक बार चलाएंगे तो वो ब्लेंड होके फिर वो सेट हो जाता है। तो क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसमें मीठा जो है ना थोड़ा सा कम होगा, खट्टा ज़्यादा होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बस हमारा ये वाला पार्ट जो है ये ख़त्म होने को है, और फिर इसको आप हमेशा इसी तरह करें कि लेमन जूस कम है या सॉल्ट कम है तो आप डेफिनेटली दोबारा से चीज़ों को डाल के और एक बार ब्लेंड करेंगे तो सब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी हो गई है। सोनिया की कॉल है लाहौर से, वो जवाब देंगी सवाल का। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को एडवांस में ईद मुबारक। ओह, थैंक यू सो मच। आपको भी एडवांस में ईद मुबारक हमारी जानिब से। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा ट्राई किया हमने। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। जी दीजिए। जकार्ता। जकार्ता, चलें जी, आज तो बहुत सारी कॉल्स आ गई। जकार्ता बड़ा खुश हो रहा होगा, उसका नाम बार बार लिए जा रहा है ना। तो जनाब हमारी ये डिश जो है ये बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। होपफुली आप इसको बनाएंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ठीक है, आप प्लेट को अच्छे से सेट कर लें, साफ़ कर लें, एंड हियर वी गो। आज इफ्तार में कुछ नया जायका आपको मिलेगा, तो डू ट्राई दिस। और ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर ये बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन अभी मुझे इसी तरह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है डिवोर्स या तलाक़, उस पर बात करेंगे कि दीन की रोशनी में हम इस बात को कैसे जानें और किस तरह से इसको फ़िक्स करें। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज खाना पकाने के बाद हम अपने उलमा इकराम से जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ पाकिस्तान में तलाक़ की तादाद पसंद की शादी से ज़्यादा है, यानी कि लोग इतनी पसंद की शादियाँ नहीं करते जितनी तलाक़ें हो जाती हैं। और दीन में इस बात को एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, क्योंकि इससे नुकसानात तो बेहद होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि घर जो हैं वो टूट जाते हैं और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो आज इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हसन रिजवी आपको मैं वेलकम कहती हूँ एक बार फिर। और टॉपिक डॉक्टर साहब है तो बहुत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये जो लफ्ज़ तलाक़ है इसका मतलब पहले हमें बताएं कि क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ के माने होते हैं आज़ाद करना। अच्छा, यानी जो बंधन बंधा है निकाह का, जी, उससे दोनों आज़ाद हो गए। ठीक है। अब वो बंधन बाकी नहीं रहा, बाकी नहीं रहा, टूट गया, ख़त्म हो गया। सही। कनक जो मुआहदा था आपस में साथ रहने का, जी, वो ख़त्म। तो ख़त्म करने को तलाक़ कहते हैं। तलाक़ कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये तलाक़ जो है ये दो किस्म की होती है। अच्छा, एक तो होती है तलाक़ खुला और एक होती है तलाक़ रजई। अच्छा, तलाक़ खुला तो वो होती है जब औरत कहती है कि मुझे अलग होना है, ठीक है, अलग हो जाए, मैं नहीं रह सकती साथ वजूहात में। जी, जो भी वजूहात हो कि मैं इस शौक के साथ अपने साथ गुजारा नहीं हो सकता, गुजारा नहीं है मेरा, ठीक है, कोई वजूहात भी हूँ। जी, अगर वो डिमांड करते हैं कि मुझे तो अलग होना है, बस मैंने फैसला कर लिया है, तो वो जो तलाक़ पढ़ी हो जाती है उसे कहते हैं तलाक़ खुला। खुला। उसमें ये होता है कि लड़की को मेहर माफ़ करना होता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो डिमांड कर रही है, हाँ, क्योंकि डिमांड करी तो वो कहेगी कि ठीक है मुझे मत दो पैसे। डिमांड करे तो फिर पे करना पड़ेगा। ठीक, तो पेमेंट उसका यही होता है कि मेहर माफ़ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और शौहर को राज़ी करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी जो होती है तलाक़ रजई की, जब मर्द देता है, मर्द को मेहर देना पड़ेगा। अगर मर्द तलाक़ देता है, ठीक है, तो उसको मेहर देना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो उस ज़माने में तलाक़ देता है जब वो औरत जो है प्रेग्नेंट है, तो जब तक कि वो वज़े हमल होता है, वो इद्दत की मुद्दत कहलाती है, उसमें शौहर को जो है वो तमाम खर्चात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ठीक है। वज़े हमल तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक दूध पिलाने तक के खर्चात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन साहब मुझे ये बताएं कि अगर औरत चाह रही है कि वो तलाक़ लेना चाह रही है लेकिन मर्द नहीं दे रहा, तो फिर वो क्या करे? इसमें इख्तिलाफ है फुक़हा में, लेकिन बिलाखिर मामला जाता है काजी के पास। अच्छा, या हमारे यहाँ जैसे जज के पास, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। तो वो कोर्ट जो होता है पहले कोशिश करता है मुसालहत की। तो कुरान में हुक्म यही है अच्छा, कि अगर दोनों में इख्तिलाफ हो जाए तो एक तरफ एक आदमी मुकर्रर किया जाए लड़की की तरफ से, जी, एक मुकर्रर किया जाए दुल्हन की तरफ से। सही है। वो सीनियर लोग होने चाहिए, जिम्मेदार होने चाहिए, एक लड़की की तरफ से होना चाहिए, एक लड़की की तरफ से होना चाहिए, ताकि दोनों के इंटरेस्ट से बात किया जाए। ठीक है। उसके बाद वो दोनों से बात करते हैं क्या मसला है और कोशिश करते हैं कि मसले को हल किया जाए। जी, बिल्कुल। कुछ बातें गलती शौहर की होती है, कुछ गलतियाँ लड़की बीवी की होती हैं, उनको कहे तो आप ये गलती ना करें, आप ये गलती ना करें। ठीक है। इस तरह समझाने के बाद पहली बात तो ये, पहला कुरान में पहली शर्त ये लिखी है, तलाक़ से पहले जो है मुसालहत। जी, क्योंकि नापसंदीदा अमल है, हकम, अच्छी बात नहीं। कहते हैं हकमैन, बिल्कुल, दो हकमैन यानी दो फैसला करने वाले, एक दूल्हा की तरफ से एक दूल्हे की तरफ से, ये फैसला करते हैं कि भाई वाकई तलाक़ होनी चाहिए, तलाक़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहले कोशिश करते हैं मिलाप की। ठीक है। लेकिन जब वो देखते हैं कि मिलाप मुमकिन ही नहीं है, तो किसी फिर तरह से मुमकिन नहीं है, और तमाम तजर्बात करने के बाद फिर वो कहते हैं भाई ये अब ये मुमकिन नहीं है कि इनको रखा जाए साथ। ठीक है। या तो फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई तलाक़ पड़ गया। अच्छा, तो अगर औरत कहती है कि मुझे तलाक़ चाहिए, तो ये औरत का हक है ना? वो कोई गलत बात तो नहीं कर रही ना, क्योंकि उसने कोशिश की गुजारा करने की। मगर उसका हक, उसको जो है ना, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कोर्ट हो निकाह जाए। के वक्त, हाँ, निकाह के वक्त लड़की ये शर्त लिखवा दे, अच्छा, कि जब मैं चाहूँ तलाक़ ले सकती हूँ, ठीक है। मुझे भी हक हासिल है तलाक़ लेने का। नहीं तो इस्लाम में हमें इजाज़त है या नहीं? तो है, लड़के को है, लड़के को तलाक़ देने का तो हक है। ठीक है। लड़की अगर मांग ले हक, जी, निकाह के वक्त, निकाह के वक्त, बाद, अच्छा, ठीक है, ठीक है, मांग ले कि मुझे भी हक चाहिए, अच्छा, तो वो हक उसको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसमें जो लड़कियाँ समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने नफ़े नुकसान को समझती हैं, जी, जी, उनके वालिदैन को ये चाहिए कि जब निकाह करते हैं तो वहाँ एक कॉलम होता है, ठीक है, फॉर्म में, निकाह के फॉर्म में एक कॉलम होता है कि क्या लड़की को तलाक़ का हक तफवीज़ किया गया, अच्छा, लिखा हुआ है। ठीक है। वो कहा कि हाँ तफवीज़ किया गया, हक दे दिया गया, ठीक है, लिख ले ना, हाँ, तो फिर हो अब जाता उसका लड़की बराबर इन्वॉल्व, जैसे लड़का हक तलाक़ दे सकता है जी, तो लड़की भी दे सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है डॉक्टर साहब कि क्योंकि आप अच्छी इंटेंशन से शादी कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में ये चीज़ नहीं रहती, तो अगर
आपने फॉर्म पे नहीं अगर अपने लिए हक वो जो आप कह रहे हैं कि वो उस पर अगर कह दें कि हम मुझे भी चाहिए, तो अगर क्रॉस आपने नहीं मरवाया उस पर तो फिर क्या होगा? फिर तो या मुफ्ती के पास जाएगा मामला, अच्छा, या काजी या कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा। वो लोग वही प्रोसेस करेंगे जो कुरान ने बताया है। हाँ, कि पहले मसाले की कोशिश करेंगे, हकमैन मुकर्रर करेंगे। ठीक है। अगर वो देखेंगे कि ये वाकई मुमकिन नहीं है और लड़की की डिमांड जो है ये सही है और वाकई दोनों मिलकर रह सकते ही नहीं है, मिजाज में इख्तिलाफ है, ये है वो है, तो फिर कोर्ट या काजी जो है वो फैसला करता है कि हाँ भाई ठीक है तलाक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं अहले तशी की और उसकी, है ना, तो फ़र्क है इसमें? बहुत फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क ये है कि अहले सुन्नत में तो लड़का दूल्हा जब चाहे तलाक कह दे, तलाक दिया। अच्छा, ठीक है, तलाक हो जाएगा। 2 दफ़ा कह दिया 2 दफ़ा हो जाएगा। ठीक है। 3 दफ़ा कह दिया 3 दफ़ा हो जाएगा। अच्छा, ठीक। चाहे गुस्से में कहे, चाहे नशे में कहे, चाहे नींद में कहे, अगर उसने कह दिया तो हो गई। अच्छा, फ़िक़े हनफी में, ये हनफी में। अच्छा, फ़िक़े जाफ़री में नहीं होता। अच्छा, फ़िक़े 100 दफ़ा भी कहे तो नहीं होगा। अच्छा, उसका तरीका फ़िक़े जाफ़री में ये होता है कि वो लड़का जो है वो किसी आलिम दीन के पास जाए। ठीक है। उसको कहे कि मैं तलाक देना चाहता हूँ। वो आलिम दीन पहले मसाला की कोशिश करेगा। जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुरान। ठीक है। अगर वो देखेगा नहीं ये मुमकिन नहीं है तो वो हकमैन कहेंगे कि भाई ये ऐसा करें आपस में, चलने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो फिर वो तलाक का सीगा जारी करता है आलिम दीन, 2 आलिम दीन। अच्छा। एक आलिम दीन 2 गवाह आने आदिल के सामने। अच्छा। 2 शरीफ लोग, रिलायबल लोग जो हों उनके सामने वो देता है, बैठा कर और फिर वो तलाक, वो तलाक का सीगा जो अरबी में उर्दू पढ़ा करते थे, जी, 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 वही सीगा पढ़ता है वो। और वो 2 जो गवाह हैं वो गवाही देते हैं कि हमारे सामने तलाक का सीगा पढ़ा गया है। फिर वो सर्टिफिकेट इशू करता है। अच्छा, आलिम दीन कि मैंने तलाक का सीगा पढ़ा है। 2 गवाह ने आदिल जो है उस पर दस्तखत करते हैं, तब जाके तलाक होती है। तब जाके तलाक होती है। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना आजकल ज़माना चेंज हो गया है, मियाँ कहीं बाहर के मुल्क में काम कर रहा है, बीवी जो है पाकिस्तान में है, फिर उनकी टेलीफोन पे बातें होती हैं। कभी कभी होता है कि टेलीफोन पे ही मतलब इतने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं क्योंकि उनके जहन नहीं मिल रहा है या वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा, बीवी को प्रॉब्लम है, गुस्से में आके शौहर ने कहा क्या मुसीबत है ये, और उसने टेलीफोन पे तलाक दे दी, तो फिर हो गई तलाक? टेलीफोन में तलाक देवे चाहे बगैर तलाक। अच्छा, अहले सुन्नत के नज़दीक हनफी फ़िक़ा के अंदर तलाक हो जाती है। अच्छा। मगर फ़िक़े शाफ़ी में नहीं होती। उसमें तो आपने बता दिया कि 2 गवाहान भी चाहिए, रिलायबल लोग भी चाहिए, फिर आलिम दीन भी चाहिए, है ना, ठीक है। और एक दूसरी बात और है, अहले हनफी में अगर उसने 3 दफ़ा कह दिया ना लड़के ने कि मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, तो 3 तलाक हो जाती है एक साथ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक तलाक हो उसके बाद निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद निकाह नहीं हो सकता। अब कोई वो लड़की किसी और से निकाह करे, फिर उसके बाद वो तलाक दे, फिर निकाह हो। अच्छा, लेकिन अगर एक बार कहा कि मैं तलाक फिर हो जाएगा निकाह, फिर हो जाएगा। ये फ़िक़े जाफ़री में ये खाली नहीं, फ़िक़े हनफी में तो हो गया, हो ही गया। एक बार 1 दफ़ा कहा तो 1 दफ़ा हो गया, ठीक है। 2 दफ़ा कहा तो 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा कहा तो 3 दफ़ा हो गया। ठीक है, ठीक है। और अगर 3 दफ़ा कह दिया तो फिर अब उससे निकाह नहीं हो सकता, निकाह नहीं हो सकता जब तक लड़की किसी और से निकाह ना करे, वो तलाक दे फिर निकाह हो। ठीक है। लेकिन फ़िक़े जाफ़री में ऐसा नहीं है। फ़िक़े जाफ़री में ये है कि वो अगर 10 दफ़ा भी कहे तलाक नहीं होगा। अच्छा। और दूसरी बात ये कि अगर आलिम दीन भी पढ़ेगा तो एक ही तलाक होगा। अच्छा, ठीक है, 3 नहीं होते। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे बात करते हैं। अभी थोड़ा सा वो ब्रेक का वक्त भी आ गया, इफ्तार का वक्त भी आ गया, आप लोग भी ले लें एक छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक। एक बार फिर कहते हैं आपको खुश आमदीद। आई होप कि आपने बहुत अच्छा सा रोज़ा इफ्तार किया होगा, आप फुल ऑफ एनर्जी होंगे। और सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, उसके बाद रमज़ान हमारे हाथ से चले जाएंगे। तो ये बरकतों का महीना, इसमें हम जितने भी अच्छे अमल कर लें, जितनी भी अच्छी बातें सीख लें, उतना ही हमारा अगला साल जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। आज हम बात करें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तलाक, डिवोर्स। और अभी हमने डॉक्टर हसन रिजवी से काफ़ी सारे सवालात किए, इन्होंने बड़े डिटेल में जवाब दिया कि डिफरेंट जो फॉलोअर्स हैं, जैसे अहले तशी हैं और जो सुन्नी हैं, उनके नज़रिए बताए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल
कि अगर कोई शख्स, मुफ्ती साहब ये सवाल मैं आपसे कहूँगी, आपको एक बार वेलकम कहते हैं हम, आपने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको सही से खाना भी नहीं खाने दिया है ना। तो खैर अभी ब्रेक आएंगे तो हम थोड़ा बहुत खाते पीते रहेंगे। एक सवाल कि अगर कोई शख्स लोगों के कहने में आके ज़बरदस्ती, खुदा न खास्ता उसके माँ बाप ने उसको ज़ोर दिया, कुछ रिश्तेदारों ने कहा, किसी ने लगाई बुझाई की और वो अपनी बीवी को तलाक़ नहीं देना चाहता मगर उसने प्रेशर में आके ज़बरदस्ती उससे करवाया गया, उसने दे दी तलाक़, तो क्या वो हो गई? अहमदु रसूली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सवाल जिस तरह पूछा गया, क्या प्रेशर में आके तलाक़ हो जाती है, तो यकीनन ये बात है कि जब कोई शख्स तलाक़ दे देता है तो तलाक़ वाक़ई हो जाती है। वो खुशी में दे, वो गुस्से में दे, वो किसी के प्रेशर में दे, वो किसी भी तरह तलाक़ दे, हाँ नशे में दे, फ़िक़्ह हनाफ़ के नज़दीक है, क़ुदूरी के अंदर ये मसला लिखा हुआ है। तो एक बार वो दे या 3 बार दे तो हो जाती है? हाँ ये बड़ा अच्छा है। अत्तलाक़ु मर्रतान, जब तुम 2 मरतबा तलाक़ दे दो, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहु बिइहसान, तो चाहो तो रोक लो, चाहो तो उसको अच्छे और आसान तरीके से फ़ारिग कर दो। अच्छा। फ़इन तल्लाक़हा, बस अगर तुमने 3 तलाक़ें दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हत्ता तनकिया ज़ौजन गैर, यहाँ तक कि वो दूसरा निकाल। ठीक है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में जब 2 शख्स 1 या 2 तलाक़ दे दे तो उसे तलाक़ रजई कहते हैं। इसमें रुजू का हक़ होता है, औरत वापस आ सकती है, तजदीद निकाह करना होगा। ठीक है। और अगर उसने 3 तलाक़ें दे दी तो अब जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अब मामला ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो बड़ी मतलब सीरियस सी बात है। ये बताएं कि अगर चलें तलाक़ हो गई और उस आदमी ने या उसने रियलाइज़ किया कि वो नहीं देना चाहता, उसने गुस्से में आके 3 बार कह दिया, तो अब वो क्या करे? क्या उसका सलूशन क्या है? शरीयत का मिजाज समझना चाहिए। आप मजाक में दें, गुस्से में दें, खुशी में, 2 काम ऐसे जो हो जाते हैं। एक निकाह मुनक्किद हो जाता है, दूसरा तलाक़ हो जाता है। ओके, ठीक है। एक काम। ठीक। तरीका क्या हो? देखिए, तलाक़ के 3 अंदाज बयान किए गए शरीयत ने, तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन, तलाक़ बिदअ। अगर आपको तलाक़ देनी है, अगर आपका मिजाज नहीं बन रहा तो शरीयत ये कहती है कि आप पहले 1 तलाक़ दें, उसका 1 महीना गुजरेगा, 3 महीने गुजर जाएंगे, तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। आपने 1 तलाक़ दी कि मैं फ़लाँ को तलाक़ देता हूँ, और फिर 3 महीने गुजर गए और तलाक़ रजी है, अब हो गई, 3 महीने हो गए। अब ये चाहे तो निकाह कर ले दूसरा, चाहे तो इसके पास लौट आए। अच्छा। फिर दूसरा शरीयत ने जो अंदाज़ बयान किया कि हर महीने तलाक़ दे, जैसी औरत पाक व साफ़ हो फिर तलाक़ दे, फिर वो औरत पाक व साफ़ हो, वो इसलिए हो सकता है कि दिलों में मोहब्बत आ जाए, जी, जो गलती है उसका इदराक मिल जाए, हाँ, सोचने का वक्त मिल जाए, ठीक है। जो जज्बाती फैसले होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए और दोबारा मोहब्बत का मामला शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर हैं, मिसेस तारिक शायद लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिए। जी मुझे ये पूछना था कि अगर लड़की अगर निकाहनामे में तफवीज़ तलाक का हक लेती है और वो तलाक दे दे, तो उसमें अगर मेहर जो होता है और अंदुत तलब लिखा हुआ मेहर, तो क्या मेहर देना पड़ता है? ठीक है, बताते हैं, अभी आपको जवाब देते हैं। जी देखिए, एक तो खुला का मामला होता है, जब खुला का मामला होता है तो लड़की अपना महर मुआफ़ कर देती है। ठीक है, मगर इन्होंने जो कंडीशन बताई बड़ी अच्छी कंडीशन, फॉर्म के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि अगर लड़की चाहे और रजामंदी से लड़का लड़की चाहे तो इख्तियार जो तलाक का है वो लड़की को मिल जाए, हक मिल जाए। अब लड़की तलाक देती है तो इसमें देखिए उसूलन तो यूँ हम खुला वाला मामला करेंगे कि अगर लड़की की तरफ से है तो फिर महर नहीं होगा, महर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर वो किसी और चीज़ को अप्लाई करते हैं, अगर लड़का रजामंदी से कुछ दे देता है वो अलग बात है, मगर इंद शरा महर नहीं होगा, क्योंकि लड़की खुद ले रही है तो फिर उसका हक नहीं बनता। जब लड़की तलाक देगी तो महर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लड़का तलाक देगा तो महर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब तलाक खुदा न खास्ता तलाक हो गई तो बच्चे, 1-2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी, उसका फिर क्या होगा? लेकिन ना नफ़क़े का जो मामला है वो मर्द के ज़िम्मे है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि हमने मर्दों तुम्हें औरतों में फजीलत दी है इसलिए कि तुम व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि तुम अपना माल खर्च करते हो। ठीक है।
औरत को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत की तरफ से ये भी इजाज़त है कि अगर वो जो दूध पिला रही है वो उसका मुआवजा भी मांग सकती है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। बच्चों के जो सारे मामलात होंगे, उनके खाने का, तोआम का, सुकना का, वो सब मर्द बर्दाश्त करेगा। किस उम्र तक? बलूगत की बलूगत तक की उम्र का, ठीक है। अच्छा, फिर ये बताइए मुझे कि क्या ऐसी मजबूरियाँ या हालात हो सकते हैं जिसमें औरत का तलाक़ लेने का जो वो जायज़ है और किस सूरत में जायज़ नहीं है? देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तफ़सील से ये सारी मामला किए। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बात करूँगा कि जिन बच्चों और बच्चियों की शादी रमज़ान मुबारक के बाद है, वो सूरह बकरा दूसरे पारे का 12-13 रुकू पढ़ें, एक काम। सूरह नूर की इब्तदाई 18 आयात को पढ़ें। सूरह निसा को देखें, 2 या 3 रुकू जो शुरू के हैं, उसमें जो ज़िंदगी गुजारने के उसूल हैं वो आपको मालूम चल जाएंगे। ठीक है। एक बड़ा इशू ये होता है कि हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल नहीं होते। शरीयत ने ये बात की कि जब मिजाज नहीं बन रहे आपस में, ठीक है, जब मामला नहीं बन रहा, तो शरीयत इजाज़त। देखें, ये बात ज़हन में रखिएगा कि खुदा को जो हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद चीज़ है वो तलाक़ है। बिल्कुल सही। अगर तलाक़ की नौबत आती है, अगर लड़की खामखा मांगती है तो लड़की ज़ालिम है जी, खामखा तो जुल्म का मामला है। लेकिन अगर लड़का जुल्म करता है और तलाक़ तलब करती है तो शरीयत कहती है कि बिल्कुल मांग सकती है, उसमें कोई क़बाहत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अगर शौहर बीवी को तंग करता है और वो चाहती है कि तलाक़ ले ले, तो फिर उस सूरत में बताइएगा आपके इस्लाम की रोशनी में। हम बात करेंगे, अभी जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज हमारा जो टॉपिक है, इस्लाम की रोशनी में हम जान रहे हैं कि तलाक़, उसकी वजूहात, उसका मतलब, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा रिकंसाइल करना चाहें तो क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, कैसा अमल है, बहुत ख़राब अमल है, बहुत ज़्यादा इसको नापसंदीदा करार दिया है। ऑल्दो हलाल अमल है लेकिन नापसंदीदा है। तो जब भी इस तरह का कोई भी काम, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सोच समझ, बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाह रही थी, मगर वो बीच में ही मैं बिल्कुल भूल गई। तो बेसिकली वो सवाल ये था कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी पर जुल्म करता हो और उसे तलाक़ भी ना देता हो, तो ऐसे शख्स के मुतालिक इस्लाम क्या कहता है, क्या हुक्म है? देखिए, फ़िक़्ह जाफ़री में तो ये है जी, तो उसको चाहिए कि वो जाए आलिम दीन के पास। ठीक है। और आलिम दीन जो है पहले मसालत की कोशिश करेगा, अगर नहीं होती है तो वो उसको तलाक़ पढ़ने का हक़ हासिल होता है। अच्छा, ठीक है। ऐसे हालत में अगर औरत मज़लूम है, वो उसका हक़ नहीं दे रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है और तलाक़ भी नहीं दे रहा है, तो फिर आलिम दीन को इख्तियार होता है कि वो तलाक़ दिलवा दे। और मेरे ख्याल में हनफिया में ये है कि वो जाएगा कोर्ट। अच्छा। और कोर्ट जो है वो फैसला करेगा। कोर्ट फैसला करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर फिर वो कोर्ट की कंडीशंस चलें। अच्छा, एक और बात कि अगर ऐसा है कि मियाँ बीवी रह रहे थे साथ, बच्चे भी थे, तलाक़ किसी भी वजह से हो गई, लेकिन दोनों दूसरी शादी नहीं करते, तो क्या बच्चों की खातिर वो एक घर में रह सकते हैं? रह तो सकते हैं, रह सकते हैं, मगर वो अलग अलग ही रहेंगे। मियाँ बीवी नहीं होंगे। जी बिल्कुल, अलग अलग कमरों में अजनबियों की तरह रहेंगे, बच्चों के सामने हो सकता है उनको एक्टिंग करनी पड़े। सही मुफ्ती साहब? बेहतर तो नहीं है कि ना रहें। अच्छा। और अगर ऐसा भी हो तो फिर पोर्शन वाइज रहें, कि नीचे की पोर्शन में बाप हैं तो ऊपर जो है वो उनकी माँ रहें, ताकि बिल्कुल क़ुर्बत का मामला ना हो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो हराम के ज़ुम्रे में आ जाएगा अगर वो मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, स्ट्रेंजर हो गए ना वो तो तलाक़ के बाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर तलाक़ हो गई और फिर उनको लगा कि गलती हो गई और दोनों को ही लगा गलती हो गई है और वो दोबारा से एक साथ शादी दोबारा करना चाहते हैं, तो फिर क्या, किस तरह से? इसमें फ़िक़्ह हनफी में तो ये है कि अगर सिर्फ 2 तलाक़ें हुई हैं जी तो वो दोबारा निकाह हो जाएगा। ठीक है। और अगर 3 तलाक़ हो गई हैं तो फिर एक निकाह किसी और से करना पड़ेगा उसको, खातून को, और उसके बाद वो तलाक़ देगा, उसके बाद निकाह। ठीक है। फ़िक़्ह जाफ़री में ये है कि 3 तलाक़ें एक साथ हो सकती ही नहीं है। आपने बताया कि आलिम दीन और वो फिर, हाँ ठीक है। एक निकाह होने के बाद, फिर तलाक़ होने के बाद निकाह हो, फिर तलाक़ होगा, वो सेकंड तलाक़ हो। अच्छा। फिर निकाह हो,
फिर तलाक, फिर वो तीन तलाक हुई। तो 3 तलाक़ें तो हो सकती ही नहीं एक साथ। अच्छा। अब उसमें ये है कि अगर एक तलाक हुई है या 2 तलाक़ें हुई हैं तो निकाह हो सकता है, कोई मसला नहीं। वो जाए काजी के पास जाए, आलिम दीन के पास जाएँ और निकाह पढ़वा लें। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई औरत तलाक नहीं लेना चाह रही मगर शौहर के सर पे अगर शैतान सवार है या उसको जो भी है और ज़बरदस्ती उसको तलाक दे रहा है तो फिर तलाक दे सकता है? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन ये कि और शौहर जो है वो जालिम होगा। और जहन में रखिएगा कि ऐसे जो अशख़ास हैं कि जो जुल्म करते हैं बीवियों पर और बीवियों को मारते पीटते हैं, ताने देते हैं और औरत उस पर सब्र करती है, ठीक, तो औरत के सब्र का मकाम यह है कि उसको हज़रत आसिया के सब्र का हिस्सा मिलेगा। और औरत इस हाल में इंतकाल कर जाती है कि वो जुल्म बर्दाश्त करती रही, तो हदीस में आता है कि उसका एक कदम जन्नत ज़मीन पे होगा और अगला कदम जन्नत में होगा। और मर्द के लिए होगा कि वो जालिमों में से होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन उससे शदीद किस्म का हिसाब लेंगे और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दोज़ख में डालेंगे कि उसने अपनी बीवी के साथ ऐसा अमल क्यों किया। हल क्या है? हल ये है कि तरबियत की जाए। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जब ऐसे कोई मामले हो, कोई बात बुरी लगे, तो आप उलमा से रुजू करें, जो इसके माहिरीन हैं मुआशरत के, आप उनके पास जाएँ और उनसे कोई मामला करें कि जी मुझे बीवी की बात फ़लाँ बुरी लगती है, ठीक है, आप बताएं इसका हल क्या हो सकता है। या फिर घर के जो बड़े जो मामले को हल करवा सकते हैं, हल बिगाड़ नहीं सकते। हमारे यहाँ अक्सर मामला ऐसा है कि जो मामले को मजीद बिगाड़ देते हैं, थर्ड पार्टी आके ख़राब कर देती है। कुरान मजीद अब इन्होंने कहा कि इसका जवाब क्या है। कुरान कहता है व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, ये कुरान के अल्फाज हैं। इसका जवाब ये है कि जब दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े के मामलात हो जाएँ या मर्द की तरफ से भी सवाल हो जाए तो लड़का और लड़की की तरफ से थर्ड पार्टी को बुलाया जो मामले को हल करवा सकते हैं और दोनों को अच्छी तरह जानते हो, वो बिठाएं, वो दोनों की जो है वो तरबियत करें, उनको आगाह करें, उनकी खामियों को दूर करें। फिर कुरान में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत डाल देगा और दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, लेकिन आपके सवाल का मुख्तसर जवाब कि शौहर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, 1-2 और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ले लेते हैं ब्रेक। तू अल रहीम, तू अल करीम, तू अल कुदूस, तू अल बसीर, रौनक रमज़ान, रौनक रमज़ान, रौनक जी, वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। डॉक्टर हसन रिजवी, मुझे ये बताइएगा, अभी हमने इतनी सारी बातें की और जैसे हमें पता चल गया कि बहुत ही नापसंदीदा अमल है ये तलाक का, आपको ये कोई एक एडवाइस देना चाहें जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको? लड़का लड़की दोनों को अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, और लड़के को और लड़की दोनों को यह कोशिश करनी चाहिए कि ये निकाह का जो कनेक्शन है ये बाकी रहे। तरीक़ा उसका ये है कि लड़की जो है उन तमाम कामों से बचे जो शौहर को पसंद नहीं है, और शौहर उन तमाम कामों से बचे जो बीवी को पसंद नहीं है। ठीक है। और उसके बाद सेक्रीफाइस, माफ़ करना, ठीक है, गलतियों का माफ़ करना, क्योंकि हम अल्लाह से तवक्कुल कर सकते हैं, अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा। और सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा है। हुजूर का इरशाद है, बिल्कुल सही, आपने सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सबसे अच्छे इंसान बने अल्लाह की निगाह में, तो आपको अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और बीवी को शौक से अच्छा सलूक करना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। देखिए, मर्दों की तरफ जुल्म ज़्यादा होता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ मर्दों से कि अगर आप कपड़े धुलवाते हैं तो उसके कितने खर्चे हैं, खाना बाहर से खाते हैं उसके कितने खर्चे हैं, आपके घर की सफाई होती है उसके कितने खर्चे हैं, आपके ख्याल रखने के कितने सारे खर्चे हैं, वो तमाम खर्चे जो है एक औरत जो है बर्दाश्त कर रही होती है, तो आप उसको बर्दाश्त करें, उसकी बातों को बर्दाश्त करें अगर वो कुछ कहती भी है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मिजाज ये है कि तुम उसकी जो है वो खामी को नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखो। नबी इस्लाम के पास एक जोड़ा आता है, या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा मामला है, आप फरमाते उसकी बुराई क्यों देखते हो, तुम उसकी अच्छाइयों पर नज़र डालो तो बुराई खुद ब खुद हटना शुरू हो जाएगी। मैसेज ये है कि आप बुराई पर नज़र ना डालें, अच्छाई पर नज़र डालें तो आपको सब अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव। असल बात ये वही मैं पहले कह कि अगर दोनों की निगाह पॉजिटिव होगी कि भाई हमें ये इदारा कायम रखना है और हमें किसी को ये जज्बात को मजबूर नहीं करना है। देखिए, अगर माँ बाप लड़ते हैं ना तो बच्चे बदतमीज़ होते हैं, और फिर बच्चे बदतमीज़ होते हैं मुआशरा ख़राब हो जाता है।
तो सबसे जो बुनियादी जो इकाई होती है वो माँ बाप होते हैं। आपको अपने रवैयों को अच्छा रखना है मुआशरे के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ज़ोर दे रहा है कि मैं ज़रूर पूछूं कि अगर उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है तलाक के बाद कि वो एक साथ रहना चाहते हैं तो फिर क्या? देखिए हमारे इंदल आनाब जो 3 फ़इन तल्लक़ा कुरान की आयत है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु मिन बादी हत्ता तंकिह ग़ैरह। जब तुम 3 तलाक़ें दे दो तो अब कोई गुंजाइश नहीं है वापसी की। ठीक है, ओके, ठीक है। जब 3 तलाक़ें दे दी तो हमारे यहाँ 3 तलाक़ें बेक वक्त हो जाती हैं। ठीक है, अब हो गई तो मामला ख़त्म। ओके, तो बेसिकली जो ऐसा नहीं है, फ़िक़्ह में ये होता है कि तलाक 3 तो हो सकती नहीं है, लेकिन एक ही होगा। तो वो हलाला का जो हज़रत ने वो हलाला नहीं, हलाला होगा जब 3 तलाक़ें होंगी। हनफी में तो 3 तलाक़ें एक साथ हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ कि हमारे नज़दीक 3 तलाक़ें हो जाती हैं। ठीक है। अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जाफरी फ़िक़्ह का कि नहीं होती जी, आपने तो बता दिया। एक तलाक होगी चाहे कितनी दफ़ा भी कहे, वो भी वो शोहर कहने से नहीं होगी जी। ठीक है। वो जब आलिम दीन सीगा पड़ेगा, 2 गवाह आदमियों के सामने तब होगी, वो भी एक होगी, ज़्यादा वो निकाह हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, आपने यकीनन ये सारी बातचीत सुनी और इसमें बहुत सारे सवालात थे जिसके हमने कोशिश की जवाबात आपको मुहैया करें, लेकिन एक बात साबित होती है कि तलाक़ का जो अमल है ये एक बहुत ही हैबतनाक अमल है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता है, इसको कायम रखें। इसमें मोहब्बतें, प्यार, थोड़ा सा दरगुजर, थोड़ी सी माफ़ी और अपने बच्चों का हमेशा सोचें, अपने रिश्ते का सोचें, अपने माँ बाप का सोचें और कोशिश करें कि इस अमल को आप ना करें तो बेहतर है। और हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। हमारी आज की लकी विनर जिनसे हमने सवाल पूछा था कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, वो है जकार्ता। सबका जवाब सही था और जवेरिया जीत गई हैं। आई थिंक सोनिया लाहौर से आप हैं आज की विनर। आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दीजिएगा। कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम सब की जानिब से टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।